मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह नेगी है और मैं विधानसभा ऋषिकेश से इस वक्त आम आदमी पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ। इस बार चुनाव में आप मैदान में हो और आपके साथ साथ और भी लोग चुनाव में हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ऋषिकेश के अंदर, जिस पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर कंधों पर ऋषिकेश में है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 मुख्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है, चुनाव मैदान में है। जिसमें पहला जो मुद्दा है वो है बिजली का, दूसरा पानी का, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा रोजगार। इन 5 मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर चुनावी मैदान में है। अगर आपके राजनीतिक और करियर की बात की जाए, तो आपने राजनीति में कदम कब रखा और क्या आपकी फैमिली राजनीति में पहले ही थी? देखिए, मेरी कोई भी बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, ना तो मेरे पिताजी, ना मेरे भाई, ना मेरे दादा, कोई भी राजनीति में कभी भी नहीं रहे। मैं पहला अपने परिवार से व्यक्ति हूँ जो राजनीति में जिसने कदम रखा है। पिछले ही साल 11 नवंबर 2020 को मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। उससे पहले मैं ऋषिकेश में, मेरा एक छोटा सा आई केयर सेंटर है और उसके अलावा एक छोटा सा स्कूल भी मेरा ऋषिकेश में है, निःशुल्क उड़ान स्कूल के नाम से। ये शिक्षा और स्वास्थ्य 2 कामों में मैं सक्रिय था और उसके साथ ही कुछ सामाजिक कार्यों को मैं करता रहता था, क्योंकि मैं एक 2-3 एनजीओ चलाता हूँ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा है, जिसका कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। गढ़वाल महासभा बेसिकली उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति को लेकर काम करती है। उसके अलावा हमारा उड़ान जो स्कूल है निःशुल्क है, वो गरीब बच्चों के लिए हमने खोला हुआ है मायकुंड में, और 2014-15 में हमने 15 में इसकी शुरुआत की थी। वहाँ पर गरीब पृष्ठभूमि के करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको सारी की सारी शिक्षा जो है के साथ जो ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं मुहैया कराई जाती है हमारे द्वारा ही, संस्था के द्वारा ही। और एक काम हम और करते हैं यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर कि जितनी भी प्रतिभाएं उत्तराखंड की हैं, विशेष तौर पर जो ऋषिकेश की हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको सम्मानित करना, लोगों के बीच में उनको रिकॉग्नाइज कराना कि देखिए आपके इस क्षेत्र की प्रतिभा है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, ताकि जो और लोग हैं उनसे प्रेरणा ले सकें। तो ये छोटा सा काम मैं अभी तक करता आया समाज सेवा के क्षेत्र में, और अब पहली बार मैंने राजनीति में कदम रखा 1 साल पहले। अगर आपको लोग विधायक चुनते हैं विधानसभा में, तो आप अपने जनता जनार्दन के लिए क्या करेंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरा खुद का भी 2 मॉडल ऑलरेडी हैं। मैं चिकित्सक हूँ और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि इस वक्त अगर आप बात करें उत्तराखंड के अंदर विशेष तौर पर, तो बेरोजगारी चरम पर है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग बेरोजगार हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। वर्तमान की जो सरकारें हैं, चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की, अगर आप आजकल में ही देखें तो ये 4.5 साल तक कोई भी वैकेंसियाँ सरकार ने नहीं निकाली। तो इस चुनावी साल में जब 6 महीने बच गए, तब सरकार लगातार भर्तियां निकाल रही है। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यही भर्तियां अगर आपने चुनाव जीतने के बाद, अगले चुनाव जीतने के तुरंत 6 महीने या साल भर में निकाली होती, तो वो तमाम हमारे युवक युवतियां जो आज ओवर एज हो चुके हैं, जो 40 साल पार कर चुके हैं, जिनको नौकरी की जरूरत थी तब उनको नौकरी नहीं मिल पाई, अब वो उस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की, तो सरकार ने सबसे पहले रोजगार को लेकर ही विशेष तौर पर कहा है कि अगर उत्तराखंड के अंदर हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं कर्नल अजय कोठियाल जी, उनके नेतृत्व में जो हमारी उत्तराखंड में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, तो उसमें पहला काम हम यही करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 5,000 का उनको भत्ता देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके अलावा हमने एक चीज़ और कही है कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें, चाहे आप सिडकुल को लगा लीजिए, पिटकुल लगा लीजिए, सेलाकुई चले जाइए, आप ऋषिकेश एम्स की बात करें, स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता, तो उनको उत्तराखंड के लोगों को 80% आरक्षण यहाँ नौकरियों में दिया जाएगा, ये भी हम लोगों ने कहा है। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर आम जनता के लिए भी, और विशेष तौर पर किसानों के लिए भी हमारी ओर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा की गई है। क्योंकि किसानों को अब, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो कहीं ना कहीं वो बिजली के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए भी, किसानों के लिए पुराने बिल माफ़ करने की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली की बात हो,
ये तमाम योजनाएं लेकर हम जनता के बीच आ रहे हैं। इसके अलावा एक योजना जो केजरीवाल जी जो हमारे मुखिया हैं पार्टी के, उनकी तीसरी योजना जो है बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ। तो दिल्ली के अंदर अभी तक हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है 35,000 से ज़्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुकी है। उसी के तर्ज पर उत्तराखंड के भी अंदर हमने बोला है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो हम लोग यहाँ से तमाम जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराएंगे, बिल्कुल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे, जिसमें अयोध्या जी की यात्रा हमने रखी है। उसके अलावा भी 4 धाम की यात्रा भी उसमें भी ऐड कर दी जा रही है, ताकि जो भी यात्रा वो करना चाहता है, बुजुर्ग किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है यात्रा करते हुए, तो उसको वो मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी घोषणा अभी जो केजरीवाल जी की चौथी गारंटी के रूप में उत्तराखंड में की गई थी, काशीपुर में जो भी जनसभा हुई थी, जहाँ हजारों की संख्या में जब लोग पहुँचे थे, तो उनके सामने एक घोषणा और की गई, और वो घोषणा की गई हमारे मातृशक्ति के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, कि 18+ की जितनी भी हमारी जो युवतियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके खाते में 1,000 रुपये की जो है मानदेय उनको दिया जाएगा प्रत्येक माह, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना जो इस महंगाई में जो उनको खर्चे से जूझना पड़ता है उनको कुछ सहूलियत प्रदान हो सके। जैसे कि देखने को मिलता है कि विधायक के जब भी चुनाव आते हैं जी, तो सभी कैंडिडेट आते हैं और जो जीत जाता है फिर वो जीतने के बाद दिखाई तक नहीं देता। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात आजकल जब मैं चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जाता हूँ तो लोग अक्सर हमसे यही सवाल पूछते हैं कि नेता चुनाव के टाइम ही आते हैं, उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं, या फिर हमसे ये भी पूछा जाता है कि फिर दोबारा कब आओगे। क्योंकि 20 वर्ष जो पिछले बीत चुके हैं उत्तराखंड इस राज्य को बने हुए, ये उत्तराखंड के जो हमारे तमाम जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, 42 शहादत इस राज्य को बनाने के लिए हुई, कहीं ना कहीं वो भी आज सोचते होंगे कि हमने किन लोगों के लिए अपनी शहादत दी थी, जो आज ये जो हमारे नेता है जो उत्तराखंड की जनता को छलने का काम कर रहे हैं, जनता को ही नहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी आज छलने का काम कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा साफ तौर से कहना है अपनी विधानसभा में ऋषिकेश के लिए विशेष तौर पर, कि अगर आप लोगों के माध्यम से मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिलता है तो अब के बाद जब उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, तो आपको कभी भी जो है हमारे पास काम के लिए नहीं आना पड़ेगा। बाकायदा हम ही आपके पास हर महीने में 2 बार, और उसके अलावा हर एक क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधि होंगे जो आपका काम हैंड टू हैंड वहीं पर आपके ही क्षेत्र में कर देंगे। इस तरह की कुछ योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली से ही ऑलरेडी पहले से ही मोहल्ला सभा और मोहल्ला समिति का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उस मोहल्ले में जाकर ही मोहल्ला समिति को ही उस क्षेत्र की जो समस्या होती है उसका समाधान करके वहीं बजट जारी कर दिया जाता है। यहाँ की तरह नहीं कि ऋषिकेश की तरह की लेटर लेके आप विधायक जी के पास जाएंगे तब आपके सोचेंगे, बताएंगे अच्छा 5 लाख का जी 2 लाख रुपए ले लो। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम जनता के बीच में लगातार पहुँचेंगे और इसके लिए भी हम गारंटी देने को तैयार हैं, जैसे कि हमने भी 4 गारंटी आपको बताई। जी ठीक है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इस बार जैसे दिल्ली मॉडल को और केजरीवाल के कार्यों को देखकर उम्मीद जनता में जगी है कि शायद उत्तराखंड का विकास होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, शिक्षा पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का जो मॉडल है, अगर आप शिक्षा की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल बेहतर हो सकते हैं, ये दिल्ली सरकार ने प्रूव किया है। हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक हो सकता है, हर गांव के अंदर अस्पताल हो सकता है, ये भी दिल्ली सरकार ने प्रूव करके दिखाया है। रोजगार की जहाँ तक बात करें 10 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर रोजगार मिला है, वो भी दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। तो अब जो उत्तराखंड की जनता है वो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को इसीलिए चाह रही है कि वो चाहती है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी दशा और दिशा सुधरे। उत्तराखंड के अंदर जो अस्पताल हैं, यहाँ अस्पताल नहीं है, रेफर सेंटर है, और रेफर सेंटर वाकई में अस्पताल बन पाए। और जो रोजगार की मैंने आपको बात की कि करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हमने पहले 6 महीने में रखा है, क्योंकि आज युवा जो है बहुत परेशान है। कोविड काल के बाद से लगातार 2 सालों से जो है वो घर पर ही बैठा हुआ है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजगार का जो आय का जो साधन है वो घटता जा रहा है। तो इस बढ़ती महंगाई में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बिजली और पानी के दामों में कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। उसके अलावा महिलाओं के लिए जो हमने 1,000 रुपये की योजना रखी है, पब्लिक स्कूलों की मनमानी को कैसे रोका जा सके, और अस्पताल हो चाहे खेल स्टेडियम की बात है, क्योंकि हमारे खेल को लेकर भी
जो सरकार की नीति है बहुत अच्छी नहीं रही। तो खेल नीति जिस तरह दिल्ली में हमने बोला है, इस तरह यहाँ पे भी खेल के लिए हम करेंगे। कोचिंग संस्थानों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकारी कोचिंग संस्थान नहीं है, तो बच्चों को मजबूरन महंगी कोचिंग के लिए देहरादून या दिल्ली जाना पड़ता है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से जय भीम योजना है, वो योजना यहाँ पर भी लागू की जाएगी। योग को लेकर भी अभी मैंने जैसे दिल्ली में नए साल से होने जा रहा है, रोजगार योगाचार्य को मिलने जा रहा है, वो यहाँ पर भी लाया जाएगा। तो तमाम वो योजनाएं जो दिल्ली के अंदर चल रही हैं, जैसे डोर टू डोर सर्विस है, वहाँ पर आपको कोई भी अगर अपना कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनाना है, तो आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, यहाँ तक कि अब लाइसेंस बनाने के लिए भी। तो वो तमाम सुविधाएं हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को मिले, और जनता का जो काम है उनके घर पर ही संभव हो जाए, उनको दलालों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, ना ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े। तो वो सुविधा जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को मिली है पिछले 6-7 वर्षों में, वो उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड की जनता चाह रही है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जनता चाह रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी आ रही है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से भी आम जन से अपील भी करना चाहूँगा कि दोनों ही दलों को आपने देख लिया है, एक बार एक मौका कर्नल कोठियाल जी को और केजरीवाल जी को उत्तराखंड में भी देने का कष्ट करें। झाड़ू पर ही मोहर लगाएं, झाड़ू का बटन दबाएं, और जो 20 वर्षों से जो विधानसभा की जितनी भी विधानसभाएं वहाँ पर गंदगी, राजनीतिक गंदगी व्याप्त है, उसको झाड़ू लगाकर साफ करने का प्रयास करेंगी। ऐसा मैं समझता हूँ जनता इस बार निर्णय लेगी। अच्छा, ऋषिकेश में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या आपको लगती है? देखिए, अगर ऋषिकेश नगर निगम के अंदर से मैं शुरू करूँ, मेन बाजार से, ऋषिकेश में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। आज भी यहाँ पर कोई स्थायी पार्किंग नहीं है, लोगों को कहीं ना कहीं इधर उधर ले जाके गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, जो बाजार में जाम का कारण भी बनता है। दूसरी बड़ी समस्या ऋषिकेश के अंदर अभी भी टचिंग ग्राउंड की बनी हुई है। पूरा का पूरा जो ऋषिकेश का जितना भी कूड़ा है वो शहर के बीचों बीच में डंप होता है, जिसकी बदबू के कारण कहीं ना कहीं लोग बीमार होते जा रहे हैं। उसके अलावा ऋषिकेश में कोई स्टॉपेज नहीं। अगर आप देखें तो ऋषिकेश में रोजाना 2 कामों के लिए, एक सामान खरीदने के लिए और एक इलाज कराने के लिए लोगों को पहाड़ से उतरना पड़ता है। लगभग 5 जनपदों के लोग तो आते ही आते हैं, 6 जनपद मान लीजिए, क्योंकि देहरादून से भी व्यक्ति आता है, टिहरी से आता है, पौड़ी से आता है, चमोली से आता है, रुद्रप्रयाग से आता है, उत्तरकाशी से आता है, और वो ऋषिकेश में ही उस इलाज के लिए आता है, ऋषिकेश से ही सामान खरीद के ले जाता है। लेकिन जब इलाज कराने के बाद उसको सड़कों पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, उस बीमार बच्चे को अपनी माँ की गोद में, उस बीमार वृद्ध को अपने बेटे के पास सड़क किनारे खड़े होकर चंद्रभागा पुल के नीचे की बदबू में या नटराज चौक में जो धूल धूप बारिश में खड़ा रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो कष्टदायक है, जिसका निवारण आज तक नहीं हो पाया। उसके अलावा ऋषिकेश में अगर आप बात करें तो कृषि मंडी की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर सब्जी वाले हमारे अगर आप देखें बहुत परेशान थे। कोविड काल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कहीं ना कहीं हुआ है, जिससे वो बहुत आहत हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कृषि मंडी का मामला यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है। उसके अलावा ऋषिकेश के अंदर तमाम क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो सिविल लाइन की बहुत दिक्कत है। शहरों के अंदर, ग्रामीण में तो है ही है, शहरों में भी बहुत दिक्कतें हैं। ऋषिकेश के अंदर एकमात्र डिग्री कॉलेज, उस डिग्री कॉलेज जिसको हम पंडित ललित मोहन राजकीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाते थे, जो कि एक ऋषिकेश में उत्तराखंड का एकमात्र ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज हुआ करता था, आज वो भी जो हमारे स्थानीय जो नेता हैं उनकी भेंट उन्होंने चढ़ा दिया उसको, क्योंकि वो एक पढ़ाई का केंद्र बन गया था। उन्होंने कहा कि अगर ये पढ़ाई यहाँ होने लगेगी तो बच्चे राजनीति कहाँ से करेंगे और राजनीति कहाँ से पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक राजनीतिक भेंट चढ़ गया और उसको बदलकर अब श्रीदेव सुमन का कैंपस बना दिया गया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत परेशानी आज हो रही है। मार्कशीट के लिए भी परेशानी हो रही है, एडमिशन के लिए परेशानी हो रही है। उसके अलावा योग का वहाँ पर जो विषय है वो आज तक उसको सही तरीके से BA योगा वहाँ पर नहीं हो पाया, उनकी अलग समस्या बनी हुई है। BEd की कक्षाएं वहाँ पर संचालित नहीं हो पा रही। तमाम ऐसी चुनौतियाँ इस कॉलेज को लेकर रही। होना क्या चाहिए था कि एक नया डिग्री कॉलेज ऋषिकेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हो पाया। जिसमें पूर्व में कई मुख्यमंत्रियों द्वारा घोषणा की गई कि महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे, कभी डिग्री कॉलेज बनाएंगे, पर वो डिग्री कॉलेज कहीं ना कहीं खो गया और वो उनके मैनिफेस्टो तक ही सीमित रह गया, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की। अगर आप ऋषिकेश में खेल स्टेडियम की बात करें तो कहीं पर भी खेल स्टेडियम नहीं। आज मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, मुझे तमाम जनपदों में रैली में जाने का मौका मिलता है, कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो बोलते कार्यक्रम कहाँ है, तो बोलते हैं कि रामलीला मैदान में, पौड़ी के रामलीला मैदान में, टिहरी के, काशीपुर के, हल्द्वानी के। लेकिन ऋषिकेश में ऐसा कोई मैदान ही नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे कि लोग इकट्ठा किए जा सके, जहाँ जनता इकट्ठा हो सके, जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। आज भी यहाँ का बच्चा टिहरी जाता है खेलने के लिए, क्योंकि
खेल स्टेडियम होनी की रेती में बना हुआ है, या फिर आपका डोईवाला विधानसभा के अंदर लाल तप्पड़ में बना हुआ है। ऋषिकेश में 21 वर्षों में खेल को लेकर पूरी उदासीनता रही है। इस मामले में भी हम पूरी तरह से फेल साबित हुए। अब अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको पहले बोला, कोचिंग संस्थानों की, देखिए हर गरीब माँ बाप का बच्चा चाहता है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आज की जो पढ़ाई है इतनी एडवांस हो गई है, उसमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे निःशुल्क तौर पर कोचिंग ले सके या एक अच्छा कोर्स वो कर सके, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, चाहे वकालत की हो, कोई भी पढ़ाई आज आसान नहीं रह गई। उसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पर कि लोग अपना अच्छे से इलाज करा पाएँ। मजबूरन लोगों को ऋषिकेश के सरकारी हॉस्पिटल में रेफर होने के लिए आना पड़ता है। वहाँ से वो या तो जोलीग्रांट या फिर एम्स के लिए रेफर हो जाते हैं। एम्स में आप मरीज को ले जाइए, आप उसे बेड नहीं दिला सकते, एक बड़ी समस्या एम्स के अंदर बनी हुई है। स्थानीय लोगों को वहाँ पर बेड नहीं मिलता। उसके अलावा एक बड़ी परेशानी और भी है एम्स के अंदर कि वहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों से लोग आते हैं और पहाड़ के तो सभी जनपदों से लोग, पूरा गढ़वाल कुमाऊं वहाँ पे इलाज कराने आता है। तो वो जो व्यक्ति, वो जो बच्चा या वो बीमार व्यक्ति जिसका लंबा इलाज चलना होता है, उसके जो अटेंडेंट होते हैं, उसके जो परिवार के लोग होते हैं, उनको वहाँ पर रुकने की बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी होम शेल्टर हमारे पास नहीं है। उनको मजबूरन अपने रिश्तेदारों के यहाँ, ये धर्मशाला वाले भी उनको 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, तो उनमें बहुत मजबूरी, बस वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उनकी भी सुध लेने वाला आज तक कोई यहाँ पर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप बात करें, रायवला के अंदर एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी तब लगी जब कोविड की वैक्सीन लगने का टाइम आया, तो लोगों को पता लगा कि हमारे बगल में रायवला में कोई अस्पताल है जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, जिसको एम्स ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। रायवला में प्राथमिक स्वास्थ्य होने के बावजूद, वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद भी हमें मेडिकल बनाने के लिए हरिपुर, रायवला, श्यामपुर क्षेत्र के लोगों को ऋषिकेश आना पड़ता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी मेडिकल करने हमें ऋषिकेश भेज देते हैं, जबकि रायवला में मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल है। वही बात अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर कॉलेजों की करें, तो जितने भी हरिपुर से लेके आप जितने भी यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पर शिक्षकों का भारी अभाव है, वहाँ पर विषय तक अवेलेबल नहीं है। कई ऐसे विद्यालय हैं हरिपुर इंटर कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो विषय लुप्त हो रखा है। साइंस की कमी है, कहीं पर कॉमर्स की कमी है, तो बच्चों को मजबूरन पब्लिक स्कूलों की तरफ या फिर यहाँ से हरिद्वार, देहरादून जाने को भी बस होना पड़ता है। तो सरकारी स्कूल की बात करें, चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर स्थानीय जो सरकारें अभी तक फेल साबित हुई हैं। अब मैं बात करता हूँ कृषि की, क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ा, हम कृषि से जुड़े रहे हुए लोग हैं। आप खुद छिंदवाड़ा से, मैं हरिपुर कला का व्यक्ति हूँ, और हमारी आजीविका का जो पहला साधन है वो कृषि ही है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन कृषि के मामले में आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कभी कोई उपकरण बढ़ रहे हों, कृषि के लिए कोई बीज का वितरण हो रहा हो, या कृषि के लिए जो चार दीवारी या सौर ऊर्जा की व्यवस्था की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हाथी है, चाहे बाघ है, चाहे बंदर है, चाहे सुअर है, चाहे नीलगाय, इनका आतंक लगातार बना रहता है। और इसके साथ साथ वहाँ पर बाढ़ सुरक्षा की, अगर आप गौरी माफी क्षेत्र की बात करें, साहबनगर क्षेत्र की बात करें, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है और लोगों की फसलों के साथ साथ उनके मकानों तक को नुकसान होता है। इस पर हम आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए। यही हालत पशुपालन की है। अगर हम, क्योंकि पशुओं पर हमारा जीवन आधारित है, क्योंकि हमारे आय का स्रोत पशु हैं, पशुओं को लेकर भी अभी तक स्थानीय लेवल पे कोई अच्छा काम ऋषिकेश में मुझे देखने को नहीं मिला। पशु चिकित्सालयों का बड़ा अभाव है ऋषिकेश में। जिस जगह पर हम यहाँ पर बैठे हैं, बगल में संजय झील है, उसका मुद्दा आज भी ज्यों का त्यों अटका हुआ है। विराज के पास वाटर स्पोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, उसका मुद्दा भी आज तक फाइलों में अटका हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके अलावा एक मुख्य मुद्दा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ऋषिकेश, जिसको कि हम तीर्थ नगरी या धर्म नगरी के रूप में जानते हैं, ऋषिकेश जिसको हम योग नगरी के रूप में जानते हैं, ऋषिकेश जिसे हम देव नगरी के नाम पे जानते हैं, इन तीनों विषयों पर भी ऋषिकेश पूरी तरह से फेल रहा है। वो इस तरह से फेल रहा है कि जब हम बात करते हैं देव नगरी ऋषिकेश की, यानी कि संस्कृत की नगरी ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में अगर आप देखें तो 18 विद्यालय और महाविद्यालय हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप संस्कृत के किसी विद्यालय में चले जाइए, उनके छात्रावास की स्थिति देखिए, वहाँ पर पढ़ाने वाले जो अध्यापक प्रधानाचार्य हैं उनकी स्थिति देखिए, उनको वेतन बहुत कम मिलता है, 4-6 हज़ार में उनको पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद आचार्य करने के बाद आज MA योगा करने को हमारे आचार्य विवश हैं, क्योंकि आचार्य बनने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि संस्कृत जो हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है उसके लिए भी सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो देवनगरी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम फेल साबित हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर योग नगरी ऋषिकेश की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम ऋषिकेश का योग नगरी ऋषिकेश, और ऋषिकेश के अंदर सबसे पहले योग का पाठ्यक्रम जहाँ प्रारंभ हुआ ऋषिकेश PG कॉलेज
वहाँ आज भी MA योगा है, PG डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन BA योगा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके अलावा योग फेस्टिवल हमेशा मुनि की रहती है, यानी टिहरी में, और परमार्थ निकेतन यानी कि पौड़ी में होता है। जितने भी योग साधक हैं जो योग सीखने आते हैं ऋषिकेश के नाम पर, क्योंकि योग नगरी अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश का नाम है, वो तपोवन, रामझूला, लक्ष्मणझूला में जाते हैं, ना कि ऋषिकेश आते हैं। वो सर्टिफिकेट ऋषिकेश के नाम से ले जाते हैं, लेकिन सीखने के लिए अन्य जनपदों में जाते हैं। तो योग नगरी के नाम पर हम कहीं ना कहीं फेल साबित होते हैं। और अब मैं बात करता हूँ तीर्थ नगरी यानी कि धर्म नगरी ऋषिकेश की। यहाँ पर रोजाना हजारों हजारों की संख्या में लोग ऋषिकेश के नाम पर आते हैं, त्रिवेणी घाट के नाम पर आते हैं, यहाँ के मंदिर मठ के नाम पर आते हैं, लेकिन वो ऋषिकेश में प्रवास नहीं करते। वो सीधे सीधे यहाँ से तपोवन, कोड़ियाला, ब्यासी, शिवपुरी, घट्टुकाट, रत्तापानी चले जाते हैं, क्योंकि उनको एडवेंचर चाहिए। उनको राफ्टिंग, कैंपिंग, जंपिंग, बंजी ट्रैकिंग करनी होती है, जो यहाँ पर ऋषिकेश में अवेलेबल नहीं। उसके लिए आपको टिहरी या पौड़ी जाना पड़ता है, लेकिन बोलते क्या है कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो वो जो धर्म नगरी के नाम पे जो भी हमारे पास जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो ऋषिकेश में नहीं रुक पाए, क्योंकि पर्यटन को लेकर हम आज भी कोई अच्छी नीति नहीं बना पाए। वही स्थिति में बात करूंगा अब रोजगार की, यानी उद्योग की। आज से जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, आप भी बहुत छोटे रहे होंगे, तो ऋषिकेश का एक नाम था इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि यहाँ पर आईडीपीएल जैसी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यहाँ पर ग्लास फैक्ट्री थी, यहाँ पर ढालवाला में तमाम फैक्ट्रियाँ थी। तो ऋषिकेश को एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे ही आईडीपीएल बंद हुआ, ग्लास फैक्ट्री भी धीरे धीरे करके वहाँ भी रोजगार कम हुआ, ढालवाला से ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सिडकुल की तरफ चलेगी। तो ऋषिकेश के अंदर जो उद्योगिता पूरी तरह ठप हो गया। आज लाल तप्पड़ जो बगल की हमारी डोईवाला विधानसभा है, वहाँ पर तो दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन ऋषिकेश के अंदर हम कोई छोटी फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए कि यहाँ के बच्चों को, हमारे युवक युवतियों को यहाँ रोजगार मिल पाए। तो वो जो उद्योग की मैं बात करूँ, तो उस उद्योग के मामले में हमारी तमाम जो विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे सरकार रही, पूर्णतः फेल साबित हुए। तो कृषि में फेल, पशुपालन में फेल, पर्यटन में फेल, उद्योग में फेल, और सेवा यानी शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में फेल। तमाम मामलों में अभी तक जो हमारे माननीय विधायक रहे हैं, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे इस वक्त बीजेपी के हैं, ये फेल साबित हुए हैं। क्योंकि जो ऋषिकेश में मैं जो समझता हूँ, विधायक केवल सड़कों तक ही सीमित रह गए, उससे ऊपर वो बढ़ नहीं पाए। एक भी नया प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाए, अस्पताल ठीक नहीं करा पाए, डिग्री कॉलेज का कुछ काम नहीं करा पाए। यहाँ तक कि अगर हम टेक्निकल फील्ड में जाएँ तो यहाँ पे कोई ITI का कॉलेज नहीं है, एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसके अंदर एक ही ट्रेड है, जिसमें लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई नर्सिंग का कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई आयुर्वेद का कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज वाली फैसिलिटी भी नहीं। इन सब मुद्दों पे जो है अभी तक जो वर्तमान के हमारे माननीय हैं वो फेल साबित हुए हैं। और इसलिए जो जनता है कहीं ना कहीं अब एक बदलाव की ओर देख रही है और चाह रही है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का मॉडल है शिक्षा स्वास्थ्य का, विशेष तौर पर रोजगार का, वो उत्तराखंड में आए और लोगों को यहाँ लाभ मिले। ये यहाँ की तमाम समस्याएं हैं और जिन पर हम काम करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, निश्चित तौर पर 2022 में आपको विकास देखने को मिलेगा। जी, जैसे कि हरिद्वार से देहरादून जाओ या आप ऋषिकेश आते हैं, इतने वनी मेन रोड पे जो आसपास में वन है, वहाँ पर एक भी शौचालय वगैरह नहीं है। उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, इस मुद्दे को मैंने काफ़ी पहले उठाया था और हरिपुर से, वाकई में अगर हरिपुर से आप ऋषिकेश की तरफ आते हैं तो जो नगर निगम क्षेत्र बन है वहाँ पर तो अब कुछ स्तर पर बने नगर निगम क्षेत्र में, लेकिन जो ग्रामीण का क्षेत्र है वहाँ पर दुकानदार हम के पास जब मैं कभी जाता हूँ तो ये बोलते हैं कि यार लोग सामान खरीदने तो नहीं आते लेकिन टॉयलेट करने जरूर आते हैं, क्योंकि इस रोड पे कोई हाईवे पे टॉयलेट नहीं है। और जो कुंभ में लगते हैं कि तो वो कुंभ के साथ ही वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत विकट समस्या है। और कहीं ना कहीं देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे खासतौर पर हमारी बेटियाँ, उनको दिक्कत, कभी किसी का पेट भी खराब हो सकता है बच्चे का, स्कूल से घर जा रहा है, उसको दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं स्कूल से लेके घरों के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि जब इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई घोषणाएं भी हुई हैं, उस पर काम भी हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन वो काम आज किस स्तर पर चला गया उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत आवश्यकता है शौचालय की, कुछ सार्वजनिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में हो, क्योंकि आने जाने वाले को आजकल हम ही लोग हैं, हम कन्वेंशन में घूमते हैं तो हमें मजबूरन किसी के घर में जाना पड़ता है। अगर रास्ते पे कहीं सार्वजनिक शौचालय है तो हम भी वहाँ पर रुक सकते हैं। और जो पर्यटक इतने सारे आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि रावला जंगल में आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी होती है और वो जंगल के अंदर शौचालय के लिए जा रहे होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है जिस पर वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हम लोग इस पर काम करेंगे क्योंकि हमारा शुरू से मुद्दा भी रहा है। क्योंकि अगर आप सड़कों पर चले तो आप देखोगे कि पशु बहुत ज़्यादा सड़कों पर रहते हैं, आवारा पशु, जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। गाय बैठी रहती है, बैल बैठे रहते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं, जंगली जानवर कई बार रात को आप देखते हैं गाड़ियों से भिड़ जाते हैं।
और अधिकतर दुर्घटनाएं जब भी मैं सुनता हूँ किसी से कि भाई आप एक्सीडेंट कैसे हो, तो बोलता है जी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, जानवर आ गया। तो इन पर भी निराश्रित जो पशु हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल उन पर बातें ना करें, उन पर काम भी करे सरकार। ऐसा हमारा एजेंडा है।